क्या क्या देखे थे? आज हम लोग देंगे कोहल वर्ग। कोहल वर्ग बचे हैं ना, कोहलर देखे थे। कोहलर ने जो है गहने से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, गेने ने जो है 8 सिद्धांत पदानुक्रमिक सिद्धांत दिए थे, वो भी देख लेंगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत उसमें कुछ खास नहीं है, उनके नामों के बस याद रखना है। आर्य सिद्धांत है, संकेत अधिगम, संकेत के बाद जो है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला के बाद जो है शाब्दिक संचय। ऐसे करके में लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाता है। तो उनके नाम याद रखने हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत गेने ने दिया था। गेने का जो पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग में उन्होंने इस सीखने के संबंध में जो सिद्धांत दिया है उसका प्रतिपादन किया है। इसमें जो राइटर है आप लोग नाम ही याद रखेंगे, जितने भी राइटर है लिख लीजिए क्या। कंडीशन ऑफ लर्निंग है ये गेने का। पूरा नाम था इसका रॉबर्ट गेने, रॉबर्ट गेने। कंडीशन ऑफ लर्निंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ लर्निंग। विशिष्ट चीजों के सामने द लगा देते हैं पुस्तक को। द कंडीशन ऑफ लर्निंग या कंडीशन ऑफ लर्निंग गेने की पुस्तक है। इससे पहले हम जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? एडोलेसेंस नामक पुस्तक कौन लिखा था? स्टेनले हॉल। 1904 क्या है? 1904 में स्टेनले। और एजुकेशन साइकोलॉजी किसने लिखा था? एजुकेशन साइकोलॉजी थार्नडाइक। एक जगह लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। थार्नडाइक एडोलेसेंट स्टेनले हॉल। किशोरावस्था, किशोरावस्था का जो सिद्धांत दिया था ना कि किशोरावस्था क्या है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत, संघर्ष और तनाव का तूफान का काल था स्टेनले हॉल में। एजुकेशन साइकोलॉजी थार्नडाइक। प्रिंसिपल एजुकेशन साइकोलॉजी है थार्नडाइक का। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, सीएल हल का सीएल हल। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार के सिद्धांत। और इससे एक मिलता जुलता नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये स्किनर है, यानी जीवों के व्यवहार के संबंध में कौन बात कर रहा है? स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये है स्किनर का द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी में उन्होंने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के जो है व्यवहार के संबंध में। स्किनर, बीएफ स्किनर। सर प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म वो सीएल बिहेवियरिज्म है, सीएल हल का है। और जब ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जीवों के बारे में, तब वो स्किनर का है। बस इतना याद रखना है। बिहेवियर के बारे में दोनों ने बात किया है, सीएल हल ने भी और स्किनर ने भी। लेकिन जब जीवों के व्यवहार के संबंध में बात करने वाला कौन है? स्किनर, क्योंकि चूहों में प्रयोग किया था, याद रखना। और एक और पढ़े थे हम लोग, एपस, इसका था कोहलर। कोहलर क्या है? मेंटेलिटी, मेंटेलिटी ऑफ एप से एपस, APES। ये दिया है कोहलर ने, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दिया था। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, हाँ कोहलर का। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, कोहलर अलग है और कोहल वर्ग अलग है। हम लोग कोहलर पढ़ चुके हैं, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दिया था, जो गेस्टाल्ट, चिंपैंजी वाला, जो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्ट यानी समस्या को समग्रता के साथ देखना। अभी हम लोग देखेंगे कोहल वर्ग। नाम याद रखना, समस्या को समग्रता के साथ देखना। कोहल वर्ग ये गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, वर्थिमर, मैक्स वर्थिमर, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। ये जर्मन के थे, जर्मन से थे। और जर्मनी के ये सिद्धांत दिया, सबसे पहले ये सिद्धांत के जनक थे मैक्स वर्थिमर, गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये कौन खोला था? एक स्कूल खोला था, ये वोल्फगैंग कोहलर का एक स्कूल है,
ठीक है, ये सब हम पिछले क्लास में देखे थे। अब हम देखते हैं कोहलबर्ग, इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत देने वाले कौन है? कोहलबर्ग। नैतिक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मोरल डेवलपमेंट। लिख लीजिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये अमेरिका के रहने वाले थे कोहलबर्ग। कोहलबर्ग और कोहलर में अंतर रखना है ना आप लोगों को। कोहलर 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 जो भी नाम है, कोहलर। ये कोहलबर्ग आपका ये नैतिक विकास से संबंधित है और कोहलर आपका इनसाइट थ्योरी से संबंधित है। इनसाइट यानी कि सूझ का सिद्धांत। कोहलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। मेरा जो नोट्स है ना, उसमें मैं वो बनाया हूँ, सूची बनाया हूँ, जिसमें मनोविज्ञानी के नाम, उनके सिद्धांत, उनका देश और उनकी पुस्तक, ये सब सूची में है। एक बार में एक सूची में आप उसको रीड कर सकते हैं। कल दे दूंगा, और कल देने के बाद ना मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद मैं लिखूंगा, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा अपना क्लास, 2-3 क्लास में। उसमें मोस्ट टाइम की चीजें हैं, बस उसको बता दूंगा। हाँ, समावेशी शिक्षा उसमें पुस्तक में बताते जाऊंगा मैं आपको। समाज जो मूलभूत चीजें हैं, हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो मूलभूत चीजें जो आपको बताने लायक है वो बता दूंगा। क्योंकि अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो महीने भर में खत्म नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जो मोस्ट टाइम यहाँ पढ़ा दीजिए, क्योंकि घर में पढ़ने का टाइम नहीं, जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेन चीजें हैं, जो उनके सिद्धांत से संबंधित चीजें हैं, उसे मैं बता दूंगा। बाकी फैक्चुअल तो आप लोगों को खुद याद करने हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जीन पियाजे को पढ़ा, तो जीन पियाजे में क्या है, जितने भी उनके नाम हैं आपको तो खुद याद रखने हैं। इसमें मेन चीजें हैं कि जीववाद क्या होता है, सूचकता क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, ये सब बता दूंगा जो मोस्ट चीजें हैं। बाकी सब तो आप खुद पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले हम जो अधिगम से संबंधित समस्याएं देख लेंगे। अधिगम से संबंधित जो समस्या है, अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेमिया, डिस्मॉर्फिया, ये सब एक एक शब्द एक एक लाइन में अगर ये भी बताते चलूंगा काफी है। तो जल्दी जल्दी रहेंगे क्योंकि समय कम है। बाकी बचे हुए समय में आपको खुद से फिर तैयारी करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से तैयारी नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इससे। जब खुद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा तब कोई एग्जाम में काम आएगा। आप कितना भी सुन लो, कितना भी अच्छा टीचर आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके चला जाए, वो एग्जाम में काम नहीं आने वाला है, जितना आपको खुद का मेहनत काम आएगा। सर, आप अपने बुक को फोटो ओरिजिनल सबको देखिए, जितना हो सकेगा आपको 40% कल आएगा। ठीक है, 40% की मात्रा 40 लोग तो है वो यहाँ में। हम देखते हैं अभी नैतिक विकास के सिद्धांत, इसको कहा जाता है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इनका नाम आपको मोस्टली याद रखना है। नैतिक विकास के संबंध में जब भी बात आएगी तब वो सीधा लॉरेंस कोहलबर्ग, आपको सोचना नहीं है। नैतिकता के संबंध में बात करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये इनका मानना था कि बालकों का जो विकास है वो क्रमिक अवस्थाओं में उनका जो नैतिक जो स्तर है वो जो है बढ़ता है, यानी कि उसमें परिवर्तन होता है। बालकों के अवस्थाओं के अनुरूप उनकी नैतिकता में जो है परिवर्तन होता है। और इस पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और प्रयोग के संबंध में क्या करता था, ये कहानियां सुनाता था। ऐसा भी प्रश्न आता है कि स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने के संबंध में सिद्धांत किसने दिया था? तो कहानी सुनाने वाला जो प्रयोग करने वाले थे वो कोहलबर्ग थे। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाते थे बच्चों को। और कहानी सुनाने के बाद जैसे विक्रम बेताल देखे ना, विक्रम क्या है, बेताल को कहानी सुनाता है। विक्रम सुनाते कि बेताल सुनाता है, बेताल विक्रम को सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद वो क्वेश्चन करता है कि बताओ विक्रम इसका आंसर क्या होंगे।
तो उनके बहुत सारे सवाल जो है नैतिकता पर भी आधारित होती है और हमारे संज्ञान पर भी आधारित होती है। उस पर आधारित फिर सवालों के अगर सही आंसर रहने पर क्या करता था बेताल, उड़ जाता था। इसमें वो हर वक्त क्या करता था, बच्चों को कहानियां सुनाता था और कहानी के उत्तर के आधार पर बच्चों की नैतिकता का वो क्या करता था, अनुमान लगाता था कि बच्चों की नैतिक स्तर क्या है। ये हिंज या हेल्स की कहानी सुनाता था, आप लोग सुने हो ना। इसमें कहानी यह सुनाता था कि हिंज की पत्नी बहुत बीमार थी और किसी डॉक्टर के पास मेडिसिन थी, लेकिन डॉक्टर से दवाई देने से मना करता है और इसके जो उनकी वास्तविक कीमत उससे बहुत ज़्यादा कीमत बताता है। लेकिन हिंज क्या करता है, उतने पैसे जुगाड़ नहीं कर पाता, व्यवस्था नहीं कर पाता, तो एक दिन क्या करता है, रात में चोरी करता है, मेडिकल में जाकर तोड़ फोड़ कर देता है और वो जो है दवाई चोरी करके ले आता है और किसी तरह अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। इस तरह की वो कहानी सुनाता है। फिर बच्चों से सवाल करता है कि क्या हिंज ने सही किया था, तो अलग अलग अवस्थाओं के बालक इसके अलग अलग उत्तर देते हैं। इस आधार पर उन्होंने बालकों की अवस्थाओं को मुख्य रूप से तीन स्तर में बांटा, तीन लेवल में उन्होंने बांटा और इनके उन्होंने 6 चरण बताए, 6 स्टेज। ये भी क्वेश्चन किया जाता है, 3 लेवल थे, 3 स्तर थे इनका और 6 चरण थे। बालकों की जो अवस्थाओं को उन्होंने 3 स्तर में बांटा और 6 चरण में इनके उप विभाग कर सकते हैं। यानी कि जो एक एक स्तर है उसके दो दो क्या है, चरण है, स्टेप है। केवल टोटल 6 चरण है। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें है नैतिकता, लिख लेंगे क्योंकि नैतिकता के इनका सिद्धांत है। नैतिकता के संबंध में क्या है, नैतिकता क्या होती है, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार जो है बदल जाती है। नैतिकता क्या है कि किसी भी परिस्थिति में सही क्या है और गलत क्या है इसकी पहचान करना ही नैतिकता है। क्या है, सही क्या है, लिख लेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है नैतिकता क्या है करके, कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। सही क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है इसकी पहचान करना ही नैतिकता है। और ये व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, वातावरण इसके अनुसार अलग अलग होता है। व्यक्ति अपनी परिस्थिति, वंशानुक्रम, सोच इसके अनुसार जो है सही और गलत का क्या करता है, निर्णय करता है। जैसे हम कुंभकर्ण और विभीषण को देखते हैं, दोनों सगे भाई थे और उनका बड़ा भाई था रावण। एक भाई ने क्या निर्णय लिया, मुझे राम का साथ देना चाहिए। एक भाई ने क्या निर्णय लिया, मुझे अपने सगे भाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि अपनी कुल, अपनी जाति, अपने वंश के लिए जीना और मरना ही मेरी क्या है, नैतिकता है। और दूसरे ने क्या किया कि नैतिकता को उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि जो पूरे समाज के लिए सही है क्या है और गलत क्या है। तो क्या होता है, नैतिकता के संबंध में व्यक्ति अपने परिस्थिति और सोच के अनुसार क्या करता है, निर्णय लेता है। एक होता है, फिर उन्होंने बताया नैतिक द्विधा। नैतिक द्विधा यानी कि मोरल डिलेमा। जब व्यक्ति, मोरल डिलेमा लिखेंगे इसे अंग्रेजी में, जब व्यक्ति सही क्या है और गलत क्या है इसके संबंध में क्या करता है, सोचने की जो है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है द्विधा। असमंजस की स्थिति में होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, द्विधा की स्थिति में होता है। जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है द्विधा, वो कहलाएगा द्विधा। ये सही, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा, दुविधा में रहेगा। और एक शब्द का प्रयोग करते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग। जब वो द्विधा से बाहर आएगा, रीजनिंग करेगा कि ये मैं इसका चयन करूं, चाहे राम का साथ दूं या फिर रावण का साथ दूं। दोनों भाइयों के पीछे ये द्विधा थी। फिर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तर्कना किया कि मुझे अपने वंश का साथ देना चाहिए या उसका साथ देना चाहिए जिन्होंने, जो सार्वभौमिक रूप से सत्य है। फिर रीजनिंग करेगा उसमें, यानी कि सही और गलत दोनों को फिर इसमें नैतिक तर्कना के द्वारा क्या कर लेगा, वो चुनाव कर लेगा। जैसे आप एक नाव में बैठे हुए हैं, नाव में 3 व्यक्ति हैं, आप है, आपकी पत्नी है और माँ बैठी हुई है। तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। नाव जो है नदी में, बीच नदी में है। अचानक से ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि नाव डूबने वाला है,
तैरना तीनों को नहीं आता। परिस्थिति ऐसी है कि नाव में पानी भरता जा रहा है। अब ऐसी है कि एक अगर उसमें से कूद जाए या पानी में चला जाए तब दो की जान बच सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? माँ को पानी में डाल देंगे, पत्नी को पानी में डाल देंगे, खुद पानी में कूद जाएंगे। क्या है? नैतिक द्विधा इस प्रोसेस में है। आप फिर तर्कना करेंगे। तो ऐसी ही कहानी सुनाता था कोहलबर्ग। बच्चों को कहानी सुनाने के बाद वो क्या करता था, उनके उत्तरों के आधार पर यह तय करता था कि बालक अभी किस स्तर में है, या उनके उम्र के अनुसार से उनसे सवाल करता था। अब देखते हैं जो नैतिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन कौन से 3 लेवल बताए और उनके क्या 6 स्टेज बताए। नाम तो आप लोगों को याद ही होगा। बताइए कौन कौन से 3 लेवल बताए उन्होंने? पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, एक ही बात है। रूढ़िगत और परंपरागत एक ही बात है। परंपरा से चले आना, रूढ़ी से चले आना, रूढ़िवादी होना, परंपरावादी होना। हिंदी के शब्द थोड़ा जटिल होते हैं, अंग्रेजी में प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। दूसरा जो स्तर क्या है? रूढ़िगत नैतिकता, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता। और तीसरा लास्ट क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। अगर आप इसमें परंपरा जोड़ेंगे तो परंपरा जोड़ते जाएंगे। परंपरागत नैतिकता, पूर्व परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, उत्तर परंपरागत नैतिकता। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। ये 3 उन्होंने लेवल बताए हैं और इसके 6 क्या बताए? चरण बताए। यानी कि सभी जो लेवल है इनके 2 क्या होंगे? स्टेप होते जाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि कोई भी बालक अपने विकास की अवस्थाओं में इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और उनके सवालों के आधार पर, प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर वो ये निर्धारित करता था कि बालक अभी किस स्तर में है। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता में पहला जो लेवल है वो क्या है? क्या है? आज्ञा और दंड से संबंधित, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आज्ञा एवं दंड से संबंधित जो स्तर है, जब बालक, इसका उम्र लिख लेंगे क्या होगा? 4 से लेकर 10 साल का बालक, 4 से लेकर 10 साल का बालक किस स्तर में आएगा। और आज्ञा एवं दंड से संबंधित यह है कि बालक समाज के जो नियम बने हुए हैं उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। समाज के जो जितने भी नियम बनाए गए हैं, समाज जिसे स्वीकार करते हैं उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। किसके कारण? आज्ञा एवं दंड के कारण। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया, छोटे बच्चे उनको आते हैं, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, ऐसे करते हैं। क्या उनमें नैतिकता उनके स्वयं के गुण से आई नहीं आई है? उनके माता पिता, उनके पालक उनको सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करोगे, बाद में देख लेंगे। क्यों? अंकल आए तो उनको नमस्ते भी नहीं किया, डरते हैं। क्यों? डर के कारण उन्होंने क्या किया? आज्ञा को पालन किया, दंड के डर से। तो उनमें नैतिकता क्या होती है? समाज के द्वारा थोपी गई होती है, उनमें उनका स्वयं का नैतिकता नहीं है ये। ठीक है, आगे लिखेंगे। हिंदी में बड़े कठिन कठिन नाम आते हैं इनके। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी कि इसे कहा गया है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत आदान प्रदान की भावना। हिंदी में लिखेंगे व्यक्तिगत आदान प्रदान, इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, उन्मुखता। व्यक्तिगत आदान प्रदान उन्मुखता, या फिर इंडिविजुअल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इस स्तर में बालक रहेगा तब उसकी मनस्थिति क्या होगी? समाज के द्वारा तो थोपी ही जाएगी उनके नैतिक स्तर। साथ ही उसमें यह रहेगा
गिव एंड टेक, यानी कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उनके साथ वैसा करूंगा। अगर कोई उनको एक तमाचा मार दे तो बिना सोचे दूसरा तमाचा मारेगा, यानी कि इसके हर चीज ऐसा रहेगा कि अगर मैं अपने भाई के लिए अच्छा काम करता हूँ, छोटा सा बालक अगर उनको एक टॉफी देता है तो उनको हमेशा ये भावना बनी रहेगी कि उनका भाई को जब ऐसा खाने को मिले तो वो भी उनको टॉफी वापस कर दे, उनको भी दे दे। यानी कि वो जो भी निर्णय लेगा उसमें ये भावना रहेगी कि मैं जैसा करता हूँ उसके साथ मेरे आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। उनका हर निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वैसा सामने वाला भी करे। फिर दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता। इसमें बालक जो है 10 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था के बालकों को इस वर्ग में रखा गया है, और जो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता इसमें 13 से अधिक उम्र के बालकों को रखा गया है। रूढ़िगत नैतिकता में क्या होता है, बालक जो है समाज के अनुकूल बनने का प्रयत्न करता है। इसमें जो नैतिकता है वो समाज के द्वारा थोपी जा रही थी। अब इसमें बालक थोड़ा सा ऊपर होने के बाद, ऊपर लेवल उठने के बाद क्या करता है, समाज के जो नियम है, नियम बनाए गए हैं, मर्यादा बनाई गई है, उनके अनुकूल स्वयं को ढालने का प्रयत्न करता है। ये लिख लेंगे, बालक जो है स्वयं को समाज के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। इसका पहला तीसरा स्टेप है उत्तम लड़का या उत्तम लड़की उन्मुक्ता। उत्तम लड़का या उत्तम लड़की उन्मुक्ता, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक रहेगा तब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा कि स्वयं को समाज के अनुकूल ढालने का वो प्रयत्न करते हैं। तो उसको ये लगता है कि हमें समाज के लिए अच्छा आदमी बनना है, अच्छा लड़का बनना है, अच्छा लड़की बननी है। जैसे कि अगर कोई क्लास में टीचर आए, टीचर ने दिया था पिछले डे होमवर्क, तो टीचर के बताने के पहले, पूछने के पहले बच्चा क्या करने की कोशिश करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं होमवर्क करके लाया हूँ। अगर टीचर ये पूछ दे कि कौन कौन होमवर्क करके नहीं लाया, तो पहले से ही बताएगा ये नहीं लाया है। यानी कि टीचर के सामने क्या बनने की कोशिश करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा। चाहे उनके दोस्त भी रहेंगे तो बता देगा ये होमवर्क करके नहीं लाया है सर, ऐसे करेंगे। क्या हुआ, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की ओरिएंटेशन उनमें रहेगी, उन्मुक्ता रहेगी। चौथा जो लेवल है वो है कानून एवं दंड, लॉ एंड, क्या कहेंगे इसको, लॉ एंड ऑर्डर्स, कानून एवं व्यवस्था। चौथे स्तर में जब बालक कानून रहेगा तब वो क्या करेगा, जो समाज अनुकूल बनने का प्रयत्न कर रहा है बालक समाज में, तो वो समाज के जितने भी कानून बनाए गए हैं वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, समाज के जितने भी नियम है सही हैं। अगर हिज यही कहानी अगर इस आयु वर्ग के बालक को सुनाता तो बालक क्या उत्तर देता कि हिज को चोरी नहीं करना चाहिए था, चोरी करना गलत बात है, चोरी करने पर उसे दंड अवश्य मिलनी चाहिए। ये सारी बात बताएगा। यानी कि कानून एवं व्यवस्था की बात इस आयु वर्ग का बालक करेगा। इसके बाद है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। 13 से अधिक आयु वर्ग के बालक इस स्तर में पहुंचते हैं, और लॉरेंस कोहल वर्ग का मानना है कि इस आयु वर्ग में पहुंचना थोड़ा कठिन बात होता है और बहुत सारे बच्चे इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। यानी कि उनका जो है मानसिक विकास या शारीरिक विकास तो हो जाता है, लेकिन इस नैतिक स्तर पर वो नहीं पहुंच पाते। इसे कहे जो पांचवा लेवल है समाज अनुबंधन उन्मुक्ता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। समाज अनुबंधन उन्मुक्ता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस आयु वर्ग में अगर बालक रहेगा तब उसकी नैतिकता क्या रहेगी, उनकी नैतिकता यह रहेगी कि समाज के जो नियम बनाए गए वो इस आयु, ये पांचवा और छठवा इस लेवल में आने के बाद, पहले लेवल में हमने क्या देखा कि बालक जो है
जितने भी नैतिकता के नियम बने गए हैं, समाज जैसे बनाए गए हैं वैसे की वैसा वो स्वीकार कर लेता है। दूसरे लेवल में हमने क्या देखा कि बालक जो है स्वयं को समाज के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। तीसरे लेवल में क्या होगा, बालक जो है समाज के निर्णयों को स्वयं के दिमाग से या बुद्धि से, तर्क से उसमें क्या करेगा, तर्क करेगा, सोचेगा, जो उनको सही लगेगा उसको वो स्वीकार करेगा और जो उनको सही नहीं लगेगा उसे वो उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि बालक इसमें स्वयं का निर्णय लेना प्रारंभ कर देगा। लिख लेंगे, बालक इस अवस्था में स्वयं का निर्णय लेते हैं, निर्णय लेना प्रारंभ कर देते हैं। बालक या बालिका इस अवस्था में स्वयं से निर्णय लेते हैं, स्वयं से निर्णय लेते हैं। यानी कि समाज अनुबंधन उन्मुखता में बालक यह मानेगा या व्यक्ति यह मानेगा कि जो नियम समाज ने नियम क्यों बनाए हैं हमारे लिए, और जो नियम हमारे अनुकूल नहीं है ऐसे नियम को हमें तोड़ देना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के लिए समाज है, व्यक्ति से ही समाज है, तो व्यक्ति ज़्यादा प्रमुख है। यानी कि उनके निर्णय उनके स्वयं के अनुकूल अगर लगेगा तब वो समाज के नियम को मानेगा, और स्वयं के अगर प्रतिकूल लगेगा तो वो समाज के नियम को नहीं मानेगा। यानी कि वह स्वयं की निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। समाज अनुबंधन, ये जितने भी पॉइंट है उनको आपको एजिटिव पहले याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कानून एवं व्यवस्था से संबंधित जो लेवल है या इनके नाम दे दिए जाते हैं कि इनमें से लॉरेंस कोहलबर्गर का नैतिकता के सिद्धांत में से कौन सा नहीं है। इसके बाद जो अंतिम लेवल है छठवां, वो है सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सार्वभौमिक सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्गर का मानना है कि इस लेवल तक बहुत ही कम व्यक्ति जो है पहुंच पाते हैं। और सार्वभौमिक सिद्धांत से तात्पर्य है कि इस लेवल के आते आते बालक अपने स्वयं की नैतिकता का एक सेट तैयार कर लेता है। यानी कि उनका एक नैतिकता का एक स्वयं का एक दिमाग में एक वो तैयार हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि ये नैतिक है, ये अनैतिक है। और वो जो दिमाग में वो अपना सेट कर लेते हैं उसी के अनुकूल वो जो है काम करता है, चाहे वो समाज के लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे उसे आप पाप कहें चाहे पुण्य कहें। जैसे कि सरहद में सिपाही लड़ते हैं, अगर वो इंडियन मिलिट्री से है तो हमारे लिए क्या है, वो हमारे वीर है, हमारे वो क्या है, हमारे लिए वो शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए वो गर्व की बात है। लेकिन जो विदेशी है या दूसरे मुल्क के लोग के हैं उनके लिए क्या है, वो आक्रमणकारी है, या उनके लिए वो क्या है, टेररिज्म है, आतंकवादी है। लेकिन हमारे देश के लिए वो क्या है, जैसे कि विदेश से पाकिस्तान से अगर कोई आतंकवादी आते हैं तो आतंकवादी हमारे लिए है, उनके लिए तो उनके वीर योद्धा हैं। यानी कि उन्होंने अपने माइंड में सेट किया, कहीं ना कहीं उनके माइंड में सेट कराया गया कि ये सही है ये गलत है। फिर वो ये नहीं सोचता कि ये समाज इसके बारे में क्या सोचता है, वो अपने स्वयं का एक माइंड सेट कर लेता है। माइंड सेट, जैसे कि हमने पहले उदाहरण देखा था रावण और विभीषण और कुंभकर्ण का, तो उन्होंने क्या, दोनों की मेंटेलिटी सेट हो गई थी कि क्या सही है और ये क्या गलत है। तो उस मेंटेलिटी के आधार पर ही वो निर्णय लेते हैं, ये नहीं सोचते कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि इस अवस्था में आने के बाद बालक का एक स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता होती है और उनके एक मेंटेलिटी का स्वयं का सेट होता है। ठीक है, फिर लॉरेंस कोहलबर्गर ने मुख्य 3 लेवल बताए थे, उनके 6 चरण बताए। पहले लेवल में बालक जो है समाज के जो नियम बनाए गए हैं उनको जैसे समाज ने जो नियम बनाए हैं उनको फॉलो कर लेता है। दूसरे स्तर में आने के बालक जो है स्वयं को उसमें ढालने की कोशिश करता है। लेकिन तीसरे अवस्था में आने के बाद बालक जो है स्वयं की निर्णय लेना प्रारंभ कर देता है। और पहले स्तर में वो क्या करता है, ऐसे नियम जो उनके प्रतिकूल है या व्यक्ति का नुकसान पहुंचाता है, ऐसे नियम को वो तोड़ देना चाहता है। छठवें लेवल में आते आते स्वयं की उनकी एक मेंटेलिटी बन जाती है, मानसिक स्तर बन जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद स्वयं से निर्णय लेना प्रारंभ कर देते हैं। अब लॉरेंस कोहलबर्गर ने जो ये नैतिक सिद्धांत दिए थे, इनका क्या हुआ, जितने भी आलोचनाएं हुई तो इसमें इसकी प्रमुख आलोचना क्या है लिखेंगे।
लॉरेंस कोहलबर्ग ने जितने भी ये प्रयोग किए, ये प्रयोग वो केवल जेंडर बेस्ड इफेक्ट करते थे, यानी कि लड़कों पर ही करते थे, लड़कियों पर इन्होंने प्रयोग नहीं किए। तो इसकी पहली आलोचना ये है कि ये लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी कि लड़का या लड़की में अंतर करना को हम कहते हैं लैंगिक सोच में, लिंग के आधार पर अपना। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? पहले से किसी के बारे में अपनी धारणा बना लेना, पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित इनकी जो एक्सपेरिमेंट, ये कहने वाले थे कैरल ग्लीगन, नाम लिख लेंगे, कैरल ग्लीगन। उनका कहना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि इन्होंने प्रयोग जितने भी प्रयोग किए थे केवल बालकों पर किए थे, लड़कियों को पर प्रयोग नहीं किए, क्योंकि लड़कियों को कहानी नहीं सुनाते थे। यानी कि हो सकता था कि लड़कियां कुछ अलग निर्णय दे। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि आप है, मम्मी है, आपकी पत्नी है, किसको नदी में फेंकेंगे, हो सकता है कि कोई लड़का ये बोलता है कि अपनी माँ को फेंक दूंगा मैं, लेकिन लड़कियां कभी नहीं कहेगी तो पति को भी फेंक देंगे, माँ थोड़ी दोबारा मिलेगी, ये सोचेंगे। यानी कि हो सकता है कि लड़कियों की थिंकिंग अलग हो, उनकी नैतिकता अलग हो। दूसरी इसकी क्रिटिसिज्म ये हुई, आलोचना ये हुई कि ये सारी काल्पनिक परिस्थितियां हैं, कहने को तो कुछ भी कह देगा, लोग ऐसे कर लेंगे, लेकिन वास्तविक परिस्थिति में ही समझ में आएगा कि आदमी क्या करता है। ये काल्पनिक परिस्थितियों पर आधारित नैतिकता है, इसलिए इसकी आलोचनाएं हैं। एक नाम लिख लेंगे इसमें। मैंने जो पहला बताया व्यक्तिगत आदान प्रदान, उसमें बताया इंडिविजुअल एक्सेंट ओरिएंटेशन। इसमें हिंदी में एक और नाम लिख लेंगे, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, कई बार ये भी नाम आ जाता है एग्जाम में, बड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या है। साधनात्मक, इसमें व्यक्तिगत आदान प्रदान उन्मुखता, व्यक्तिगत आदान प्रदान उन्मुखता। साधनात्मक सापेक्षवादी, यानी कि जैसा को तैसा, सापेक्ष जस्ट उल्टा, उन्मुखता। वैसे हिंदी उतना ज्यादा कठिन विषय नहीं है या शब्द लैंग्वेज नहीं है। सापेक्ष यानी कि जस्ट उसके सामने रख के देखना, आदान प्रदान। तो जब भी कठिन शब्द लगे तो उसको तोड़ के देखना चाहिए, तोड़ के देखने से उसका जो मूल अर्थ है समझ आ जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या कौन बचा है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की देखते हैं। वाइगोत्स्की क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का ज्यादा कुछ नहीं है, इनका जो मोस्ट आईएमपी है जेबीडी, बस के बारे में बात करते हैं, जो नाम प्रॉक्सिमल डिस्टर्बेंस, यानी कि किसी भी बालक के जो है विकास के स्तर के संबंध में। और जो वाइगोत्स्की है, इसकी जो है सबसे ज्यादा जो है तुलना होती है उस समय की ही एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, ये आपस में दोनों की बहुत तुलनात्मक क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। वाइगोत्स्की के संबंध में लिखेंगे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी, वाइगोत्स्की।
ये वाइगोत्स्की रशियन के रूस के रहने वाले थे। वाइगोत्स्की ने बालकों के जो सीखने की जो अवस्था है उसका अध्ययन करते हुए यह पाया कि किसी भी बालक के अधिगम में या सीखने में समाज का, उनके संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने भाषा को भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लिख लेंगे यहाँ पे आप लोग, भाषा, समाज का, संस्कृति का और भाषा का, इन तीनों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी बालक के अधिगम में, सीखने में। यानी कि अधिगम की, सीखने की 3 मूलभूत आवश्यकताएं इन्होंने बताई। ऐसा नहीं कई बार प्रश्न आया बोलने, सीखने की मूलभूत 3 आवश्यकताएं, यानी कि अगर इनमें से किसी एक की पूर्ति नहीं होगी तो बालक जो है, बालक का जो है अधिगम जो है संपूर्णता के साथ या अच्छे से नहीं हो पाएगा। समाज, संस्कृति और भाषा। समाज यानी कि जिस समाज में रहकर बालक जो सीखेगा, संस्कृति यानी कि उनकी जो एनवायरमेंट से, वातावरण से जो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से जो संस्कृति मिलेगी, और भाषा यानी कि जो उनका लैंग्वेज होगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बालक का क्या होता है, अधिगम होता है। ये मानना था वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, इन दोनों की तुलना किन बिंदुओं के आधार पर होती है वो देखते हैं। एक साइड लिख लेंगे आप लोग जीन पियाजे, एक साइड लिख लेंगे वाइगोत्स्की। जीन पियाजे कहता है, वाइगोत्स्की कहता है कि अधिगम, पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। यानी कि पहले अधिगम होगा, बालक कुछ पहले सीखेगा, उसके बाद क्या होगा, विकास होगा। ये वाइगोत्स्की का कहना है। लेकिन जीन पियाजे का यह कहना है कि पहले बालक का विकास होगा। जस्ट इसके अपोजिट है। जितना भी वाइगोत्स्की ने बातें कही है उसके जस्ट उल्टी बात करता है जीन पियाजे। इन दोनों के जो सिद्धांत है एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए इन दोनों की तुलना की जाती है। पहले बालक का विकास होगा, फिर बालक को जो कुछ नई चीजें सीखेगा, अधिगम बात में। ये कहता है जीन पियाजे। वाइगोत्स्की यह कहता है कि पहले भाषा आती है, बालक पहले भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने के बाद जो है उनके कॉन्सेप्ट, विचारों का जो है संगठन होता है। और जस्ट इसकी उल्टा बात करेगा जीन पियाजे। इनका कहना है कि बालक के पहले विचार परिपक्व होते हैं, विचार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वो जो है भाषा सीखते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं, भाषा से सीख जाते हैं। 2 तरह की हम लैंग्वेज सीखते हैं। एक सीखते हैं हम अधिग्रहण से। अधिग्रहण से सीखना यानी कि जिसे हम जन्मजात अपने मौलिक वातावरण में रहते हुए सीख जाते हैं। जैसे कि एक होता है मातृभाषा होता है और एक होता है राष्ट्रभाषा। आप लोगों की मातृभाषा क्या है? एक होता है राजभाषा। तो आपकी मातृभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा क्या है? और राजभाषा क्या है? हिंदी है। छत्तीसगढ़ी राजकीय भाषा है। मैं राजभाषा बोला हूँ। मातृभाषा से तात्पर्य है वह भाषा जिसे हम अपनी माँ से सीखते हैं, वह कहलाती है मातृभाषा। क्या आपने अपनी माँ से हिंदी भाषा ही सीखा है? नहीं। हो सकता है कि कोई उड़िया हो, कोई छत्तीसगढ़िया हो, कोई बंगाली हो, कोई सिंधी भाषा सीखा हो। तो वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं या मौलिक रूप से सीखते हैं वो कहलाती है अधिग्रहण की भाषा। अधिग्रहण, इसके लिए अंग्रेजी में शायद एक्विजिशन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम स्वतः ही सीख जाते हैं, जिसमें किसी भी मतलब प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जैसे छत्तीसगढ़ी सीखा या हिंदी सीखी, इसके लिए आपको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे ही सीख गए। लेकिन आपको अगर अंग्रेजी सीखना हो तो क्या करने की आवश्यकता होगी? लर्निंग की आवश्यकता होगी, यानी कि उसको सीखने की आवश्यकता होगी। तो इनका वाइगोत्स्की का यह मानना है कि जो भाषा जो है हम पहले अनायास रूप से सीख जाते हैं और उनके द्वारा जो है हमारे विचार जो है क्लियर होते हैं। तो उसके बाद भाषा सीखने के बाद विचार आता है।
तीसरे इसकी जो अंतर है वाइगोदस के और जिन प्याजे में वो है सामाजिक अंतःक्रिया को ये महत्व देते हैं। इनका सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये समाज को महत्व देते हैं, संस्कृति को महत्व देते हैं। समाज प्लस संस्कृति प्लस भाषा, इन तीनों को महत्व देते हैं। लेकिन जिन प्याजे क्या करता है? समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व नहीं देता। इसके अपेक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण को महत्व देते हैं। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं इनके अंतर से संबंधित। जहां भी समाज के बारे में बात किया, संस्कृति के बारे में बात किया, भाषा के बारे में बात किया, तो आंख बंद करके आप उत्तर लगाना वाइगोदस। वंशानुक्रम और वातावरण की बात करने वाले हैं जिन प्याजे। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। इनका आपको सिर्फ नाम याद कर लिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोदस की, फिर आप इसको बोलना नहीं। समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जो हम भाषा का अधिगम जो सीखते हैं वो वाइगोदस की बात है। अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसे हम जो नाम प्रॉक्सिमल डिजिटल थ्योरी डेवलपमेंट सिद्धांत के नाम से जानते हैं, लिखेंगे समीपस्थ विकास क्षेत्र हिंदी में, और अंग्रेजी में भी लिखेंगे जेपीडी। जो नाम प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट, जेपीडी लिखेंगे। जेपीडी क्या है? जेपीडी जो नाम प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट, जो नाम प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र, समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र। इनका सिद्धांत दिया था उसका है। इसमें ये दो बातें करता है, एक है एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा इन्होंने कहा है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और इन दोनों के बीच के अंतर को वो नाम देते हैं जेपीडी, जो नाम प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। ये क्या है? जैसे कि कोई बालक है, अगर वो कोई कुछ चीज सीखता है और स्वयं के प्रयास से वो जहां तक कर पाता है वो कहलाएगा लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि वो जहां तक स्वयं से बालक कर पाता है वो कहलाएगा लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लिख लेंगे वह प्रयास जिससे बालक स्वयं के प्रयासों स्वयं बिना किसी मदद के स्वयं से करता है वो कहलाता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। हाँ, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जहां तक बालक स्वयं के प्रयास से बिना किसी के मदद से पहुंच पाता है वो कहलाता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एलएडी है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, उनका वास्तविक विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास क्षेत्र क्या है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और एक उन्होंने बताया लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट यानी कि संभाव्य विकास क्षेत्र। ये हिंदी में हो जाएगा संभाव्य, ये हो जाएगा वास्तविक। और इन दोनों के बीच के अंतर को वो कहते हैं समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच के अंतर सर ये क्या है? लेवल ऑफ पोटेंशियल, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में लिखेंगे, इसके बारे में लिख लेंगे विकास का वह क्षेत्र। किसके बारे में लिख रहे हैं? लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बारे में। क्या लिखेंगे? विकास का वह क्षेत्र, विकास का वह क्षेत्र जो अपने से बड़े या किसी दूसरे के द्वारा मदद से
जिस स्तर तक हम पहुंच पाते हैं वो कहलाता है संभाव्य विकास का क्षेत्र। जिस स्तर तक हम पहुंच पाएंगे वो कहलाएगा संभाव्य विकास क्षेत्र। तीसरा पॉइंट करके आप लिख लेंगे जेपीडी, जो जेपीडी शॉर्टकट में लिख लेंगे एलएडी, यानी कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और एलपीडी यानी कि लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच के अंतर को जेपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र कहा जाता है। कंफ्यूजन हो गया क्या इसमें? एक बार इसको एग्जांपल के ध्यान से देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इन दोनों के बीच के अंतर को समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र कहा जाता है। समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और पहले ही प्रयास में बिना किसी के, और आपको पासिंग मार्क कितना चाहिए? 50%। ओबीसी और जनरल मान लीजिए 60%। 60% आपको पासिंग मार्क चाहिए। पहले ही प्रयास में आप कितना ले आते हैं? 40% ले आते हैं, लेकिन आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 60 नंबर। स्वयं के प्रयास से किया हुआ जो कार्य है, जो बिना किसी मदद के हमें प्राप्त होती है, वो कहलाते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। बाद में आपने क्या किया? किसी आप कोचिंग संस्था में गए या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो एग्जाम पास आउट कर चुका है, उसने आपकी मदद करने के बाद आप अच्छे से तैयारी किए और आपका नंबर आ गया 70%। 70% आपका नंबर आया टेट में और आप टेट पास हो गए। पहले आपकी तो ये कहलाएगा लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, और इन दोनों के बीच का अंतर 60%, आपका 40% आया था और अभी आया 70%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। यानी कि एक स्तर है, आप ऐसा चित्र बना लेंगे, एक जो स्तर है जहां तक आप कोशिश करते हैं एलएडी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और आपका नंबर आता है 40%। फिर आप प्रयास करते हैं किसी और दूसरे की मदद से, और आप इस गोल को क्रॉस करके आप पहुंच जाते हैं 70%, यानी कि एलपीडी में पहुंच जाते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। यानी कि बालक वह कार्य जो अपने स्वयं के प्रयास से नहीं कर सकता था, किसी बड़े या अपने से ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति की मदद से जिस कार्य को कर पाता है, और इन दोनों के बीच के अंतर को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्लियर है ना? अब देखते हैं, इसमें इन्होंने कुछ शब्द दिया। पहला शब्द दिया इन्होंने स्केल फोल्डिंग। स्केल फोल्डिंग लिखेंगे, स्केल फोल्डिंग। स्केल फोल्डिंग यानी कि अस्थायी मदद। अस्थायी मदद एक शब्द लिख लेंगे, टेम्पररी हेल्प, अंग्रेजी में भी लिख लेंगे। इसी पार भी कहा जाता है, एग्जाम में भी आया था, और ढांचा भी कहा जाता है। बड़ा कंफ्यूजन वाला शब्द हो जाता है पार और ढांचा, ऐसी रहेगी पार और ढांचा। अभी डेट नहीं आया था हाल में, अभी लोग लास्ट में अस्थायी मदद। जब आपने 40% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आया, तो आपको फिर किसने मदद किया? मदद करने के बाद वो मदद करता वहां से हट गया, यानी कि आपको परमानेंट मदद करने वाला नहीं है। कुछ दिन तक आपको मदद किया, बताया कि ऐसे पढ़ना है, फिर वो बताने के बाद वहां से चला गया। वो आपका क्या था? अस्थायी मदद। तो ये अस्थायी मदद की स्केल फोल्डिंग कहलाता है, टेम्परेरी हेल्प। इसे ही हिंदी में पार या ढांचा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसा कि देते हैं कि अगर कोई बालक जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, तो पीछे से उनके अभिभावक जो है या माता पिता क्या है ऐसे लेके चलते हैं। जैसे ही बालक जो है साइकिल को संभालना सीख लेता है, फिर उन साइकिल को छोड़ देते हैं, यानी कि उसकी अस्थायी मदद थी। अस्थायी मदद से जो है वो कार्य करना सीख जाता है।
इसे कहा जाता है पाठ या ढांचा। इसके बाद है एक शब्द है एमकेओ। एमकेओ से तात्पर्य है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान है, वो आपकी मदद करता है। मोर नॉलेजेबल अदर, एम का है मोर, के का है नॉलेजेबल, ओ का है अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर भी लिखेंगे वह व्यक्ति जो ज्ञान के क्षेत्र में सीखने वाले से अत्यधिक जानकार हो। सीखने वाले से अत्यधिक जानकार हो। शॉर्टकट में लिख लेंगे एमकेओ कहलाता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। और ये इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वो आपसे उम्र में बड़ा हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें यह आवश्यक नहीं है कि जो सिखाने वाला आपसे उम्र में बड़ा हो, आपसे छोटा या कोई भी हो सकता है। ये आपके अभिभावक, आपके मित्र या कोई भी हो सकता है जो उस क्षेत्र में आपकी अपेक्षा आपसे ज्यादा जानता है। एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर। इसके फोल्डिंग यानी कि अस्थायी मदद करने वाला। एमकेओ इसके फोल्डिंग यानी कि अस्थायी मदद किसी भी क्षेत्र में जो वह कार्य जो हम पहले प्रयास में किए एलईडी यानी कि लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहां तक हम पहले ही प्रयास में कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, नहीं कर पाए, तब हमने किसी की मदद ली। तो मदद देने वाला क्या करेगा, आपके सामने जाम में बैठेगा नहीं, तो सिर्फ आपको बताएगा कि क्या क्या करना है। साइकिल चलाने में जब आपको जो स्टेप फोल्डिंग किया, स्थायी मदद दिया, तो साइकिल तो स्वयं चलाएगा नहीं, वो कुछ देर तक आपके पीछे पीछे ऐसे जाएगा, फिर साइकिल को छोड़ देगा। उसके बाद आपने क्या किया, वो कार्य करना आपने सीख गया। स्थायी मदद से आपने वो कार्य करना सीख गया। तो जो अस्थायी मदद है वो कहलाएगा स्टेप फोल्डिंग। अस्थायी रूप से किया हुआ मदद, इसका फोल्डिंग पाठ या ढांचा। एम यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं प्राइवेट भाषा के संबंध में, वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच। निज भाषा कहते हैं इसे, हिंदी में निज भाषा। यह प्रश्न भी अभी टेट में आया लास्ट फाइनल पे। ये वाइगोत्स्की ने इसके संबंध में बातें बता कही है। प्राइवेट स्पीच से तात्पर्य है जब बालक, लिख लेंगे, जब बालक स्वयं के कार्यों को, जब बालक स्वयं के कार्य को ही अनुदेश देने के लिए प्रयोग करता है। अनुदेश ब्रैकेट, अनुदेश के ब्रैकेट में लिख लेंगे गाइड, ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि आपको अनुदेश शब्द समझ में आए। जब बालक स्वयं के कार्यों को ही अनुदेश देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह कहलाता है प्राइवेट स्पीच। बच्चों में आदतें ज्यादातर होती है ये प्राइवेट स्पीच करने की, लेकिन मैं कई जगह में बड़ों में भी ये आदतें देख रहा हूँ। बड़े भी ऐसे प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। कई लोगों की आदत होती है प्राइवेट स्पीच करने की। प्राइवेट स्पीच से तात्पर्य है, हमने देखा होगा छोटे बच्चे का जैसे नाम है रोहन, वो खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते भी अपने आप से बात करते हैं, रोहन खाना खा रहे हैं, और स्वयं खाना खाते हैं। अपने ही कार्य को गाइड करने के लिए, अनुदेश करने के लिए, जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है, तो वो एक सी गुड़िया से खेलती है, गुड़िया से खेलते खेलते वो गुड़िया से बात करती है कि अब मेरी गुड़िया खाना खाएगी, फिर उस गुड़िया को खाना खिलाएगी, अब मेरी गुड़िया कपड़े पहनेगी, फिर गुड़िया को कपड़े पहनाएगी। स्वयं से बातें हुए कार्य करना कहलाता है प्राइवेट स्पीच। एक होता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं वो कहलाएगा सोशल स्पीच। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कहलाएगा सोशल स्पीच। लेकिन मैं स्वयं से ही बातें कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, स्वयं से बातें कर रहा हूँ और आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो ये कहलाएगा प्राइवेट स्पीच।
तो प्राइवेट स्पीच के बारे में जो सिर्फ बातें कही थी वो वाइगोत स्पीकर है। एक और इसमें होता है साइलेंट इनर स्पीच। ये वाइगोत स्पीकर नहीं है, यहाँ है इसलिए बता रहा हूँ। सोशल स्पीच के बारे में भी वाइगोत स्पीकर नहीं कहा है, इनर स्पीच लिखेंगे, साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। ये क्वेश्चन में आया था अभी जो टेट का एग्जाम हुआ फाइनल टेट में, उसमें यह था कि किसी बालिका का नाम क्या हुआ था कि वो कपड़े धोने के लिए किसी एग्जाम था कि अगर कपड़े तह करती है, स्वयं से अगर वो बातें करती है तो किस लैंग्वेज का उदाहरण है, किस भाषा का उदाहरण है। इसमें 3 ऑप्शन दिए थे, सोशल स्किल्स, प्राइवेट स्किल्स, साइलेंट इनर स्किल्स। तो साइलेंट इनर स्किल्स भी था, तो आदमी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्राइवेट स्किल्स है कि साइलेंट इनर स्किल्स है। अगर कोई व्यक्ति अगर कपड़े तह करती है और कपड़े तह करते करते बात कर रही है कि ये बाड़ी वाला पहले करना था, ये मैं ज्यादा नहीं पहनती, इसको पहले करना था, इस तरह से खुद से ही बातें कर रही है और काम भी कर रही है, तो ये कहलाएगा प्राइवेट स्किल्स। लेकिन वो मन ही मन बात कर रही है, अगर अब मन में क्या बात करी आप जान ही नहीं पाएंगे। ये कपड़े मुझे पहले पहनना है, ये पहले ऊपर रख दो, नहीं ये तो मैं कभी नहीं पहनती, ये मैं सबसे नीचे रखती हूँ, मन ही मन बात कर रही है, तो ये कहलाएगा साइलेंट इनर स्पीच, चुपचाप मन ही मन में बातें करना। तो बायोगोतस के लिए किसकी बात कही है? प्राइवेट स्पीच, यानी कि वह कार्य, वह भाषा जिसे हम स्वयं के कार्यों को अनुदेश देने के लिए, गाइड करने के लिए स्वयं को ही गाइड कर रहे हैं ना कि ये पहले करना, ये दूसरे करना, वो कहलाता है प्राइवेट स्पीच। अब इसकी क्या क्या आलोचना हुई, आलोचना लिखेंगे, क्या आलोचना हो सकती है इसकी? अधिकांशतः हम देखते हैं जो जिसका गुण होता है वही उस चीज का दोष बन जाता है। जैसे पहले हम इससे पहले किसका सिद्धांत देखा? मोहलवर्ग ने क्या किया था? पालकों प्रेम प्रयोग किया था, उनकी अच्छाई भी थी, यही उनकी बुराई बन गई। तो इसमें यह है कि इन्होंने क्या किसी प्रयोग किया था सामाजिक संस्कृति पर। तो इसकी ये आलोचना हुई कि आप इनका जो दिया हुआ सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का जो दिया हुआ सिद्धांत है, वो सभी संस्कृतियों पर प्रयोग जो है लागू नहीं होते। लिखेंगे सभी संस्कृतियों पर इनके सिद्धांत लागू नहीं होते या उपयोगी नहीं है। एक संस्कृति में उन्होंने प्रयोग किया, जैसे उन्होंने प्रयोग किया रशियन थे, रूस में प्रयोग किया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उनका जो ये सिद्धांत है वो भारत में, इंडिया में भी वैसी यूजेबल है, उपयोगी है। पहला इनका आलोचना क्या है? सभी संस्कृतियों में उपयोग नहीं है, उपयोगी नहीं है। दूसरी इसकी आलोचना हुई कि इन्होंने जो अपना पुस्तक लिखा था, इनकी जो थ्योरी थी वो केवल रशियन भाषा में थी, अन्य भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। इसलिए इनकी आलोचना हुई कि इनकी जो थ्योरी है ये केवल रशियन में है। ये खत्म हो गया मुख्य मनोवैज्ञानिक, जिसमें हमने क्या क्या देखा पहले? खाना से शुरू किए थे, पावलोव, स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर, गुथरी, इसने को देखा हमने। नाम मोस्टली आप याद रखेंगे, जो पुस्तक के नाम बताए वो याद रखेंगे। खाना का सिद्धांत क्या है? प्रयास और कृति सुधार, इसको हम 4-5 और नाम से जानते हैं। स्किनर का सिद्धांत, आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, ये बताना भूल गया था मैं, आरएस थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि स्किनर का आरएस थ्योरी को एसआर थ्योरी कहते हैं। इसलिए आरएस और एसआर इसलिए कहते हैं कि इसमें वो रिस्पांस को ज्यादा महत्व देता है। स्किनर रेनफोर्स आर का मतलब ना प्रतिक्रिया को ज्यादा महत्व देते हैं ना। आर का है रिस्पॉन्स, आर का 2 फॉर्म है, एक है रिस्पांसमेंट, एक है रिस्पांस प्रतिक्रिया, और एस का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। तो उद्दीपक से ज्यादा महत्व वो उसके पुनर्बलन या उनकी प्रतिक्रिया को देता है, इसलिए इसका नाम है आरएस थ्योरी।
स्किनर का, फारेनहाइट का ऐसा, वो स्टीमर्स को ज्यादा महत्व देता है, वो दीपक। और क्या पढ़े थे हम लोग? गुथरी का ज्यादा नहीं है, गुथरी ने फारेनहाइट का विरोध किया, पावलोव का विरोध किया, और ये एकल प्रयास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने खरगोश का प्रयोग किया। सर आरएस स्किनर का है और एसआर फारेनहाइट, यानी कि उन्होंने रिइंफोर्समेंट या प्रतिक्रिया को ज्यादा महत्व दिया, इसलिए उसका आर पहले है। मनोवैज्ञानिक लगभग सभी कंप्लीट हो गए जो आपके सिलेबस में थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि में भी ज्यादा कुछ नहीं है। बुद्धि में आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं कि किस एकल सिद्धांत, द्विबुद्धि सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समकारक सिद्धांत, ये सब किसने दिए हैं, नाम याद रखना है। सर वो गिरने के सिद्धांत लिखा दीजिए। गिने का सिद्धांत, हाँ गिने का सिद्धांत लिख लेंगे। अधिगम का सिद्धांत है गिने का सिद्धांत। मेरा हाल है क्या, एक बार देख लेता कर लेते हैं। पहला क्लास लेट होता है तो बाकी सब क्लास लेट हो जाते हैं। एक बार पूछ क्या है? आर्ट से जो गेने का जो सिद्धांत है जिसने जो बुक लिखा है हम लोग कल देख लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उन्होंने केवल 8 में जो है सीखने के जो चरण है उसको 8 भागों में बांटा था, और जो पहला है उसको उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान कहा था और दूसरे को उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत के तहत रखा था। यानी कि पहला जो है बालक जो है व्यवहारिक रूप से सीख जाता है, लेकिन जो ऊपर के जो 4 स्तर है उसको जो है अपने संज्ञान से या बौद्धिक स्तर ऊपर उठने के द्वारा ही सीख पाता है। उन्होंने केवल 8 जो है 8 सोपान गिनाए थे, उनको आपको नाम याद रखना है। जो पहले संकेत अधिगम से शुरू होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक चलता है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग वही है, समस्या समाधान। और मैडम का भी जो है नेक्स्ट क्लास भी है, और संभवतः मेरा कल क्लास नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट डे क्लास में। और कल मैं आप लोगों को नोट ला के दे दूँगा, नोट ला के दूंगा, क्लास नहीं हो पाएगा ऐसा, नोट दे दूंगा नहीं, और लूँगा ना, कम से कम 2-3 क्लास कर लूँगा। अब अभी तो पुस्तक के बारे में ही एक दिन पूरा डिटेल बताऊँगा कि क्या उसमें आपको पढ़ने हैं और क्या छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं जो पुस्तक ग्रुप में आप पीडीएफ भेजेंगे उसको भी हम कराएंगे कि आपको अगले दिन ग्रुप में तो केवल एक चैप्टर है, ऐसा है जो 47 पेज है वो केवल एक चैप्टर है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। थ्योरी केवल 30% है, बंद कर देंगे।